नमस्कार, शाम के ठीक 6:30 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट प्रोग्राम मिस्टर चीफ मिनिस्टर और मैं हूं आपके साथ प्रीति जहान। इस प्रोग्राम को आप तक दिखाने और इस प्रोग्राम को आपसे जोड़ने का हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि आप अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री की तमाम जानकारी शो के माध्यम से ले पाएं। साथ ही आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन से बड़े काम कर रहे हैं और कौन सी सरकार आपके लिए लेकर आए हैं वो आपको बताना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए शो के माध्यम से हम आपको आपके प्रदेश के मुखिया के बारे में, प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में तमाम जानकारियां देते हैं। साथ ही देश के प्रधानमंत्री के बारे में भी तमाम जानकारी हम आपको इस शो के माध्यम से देते हैं कि क्या कुछ देश में चल भी रहा है। लेकिन मुख्य तौर पर मुख्यमंत्री आपके राज्य के क्या कुछ कर रहे हैं उसे बताना हमारा मुख्य कार्यक्रम का जो लक्ष्य है वो है। लेकिन आज शुरुआत हम करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। तो शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यटन मंत्रालय की तरफ से आयोजित किए गए पोस्ट बजट वेबिनार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में पर्यटन क्षेत्र को नई ऊंचाई देने के लिए लीक से हटकर सोचना होगा और दीर्घकालिक योजना बनानी भी होगी। उन्होंने अपने संबोधन के दौरान ये भी कहा कि आज का नया भारत नए वर्क कल्चर के साथ आगे बढ़ रहा है। इस बार भी बजट की खूब वाहवाही हुई। देश के लोगों ने इसे पॉजिटिव तरीके से लिया है। अगर पुराना बजट होता तो इस तरह के वेबिनार के बारे में कोई जानकारी नहीं होती, नहीं सोचता। टूरिज्म सेक्टर के उत्थान को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के विभिन्न स्थलों में अगर नागरिक सुविधाएं बढ़ाई जाए तो वहाँ डिजिटल कनेक्टिविटी अच्छी हो, होटल हॉस्पिटल अच्छे हों, गंदगी का नामो निशान ना हो, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर हो तो वहीं भारत के टूरिज्म सेक्टर में कई गुना वृद्धि हो सकती है। और क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री मोदी ने, एक बार आपको सुनवा भी देते हैं। आज का नया भारत नए वर्क कल्चर के साथ आगे बढ़ रहा है। इस बार भी बजट की खूब वाहवाही हुई है। देश के लोगों ने इसे बहुत पॉजिटिव तरीके से लिया है। अगर पुराना वर्क कल्चर होता तो इस तरह के बजट वेबिनार्स के बारे में कोई सोचता ही नहीं। लेकिन आज हमारी सरकार बजट के पहले भी और बजट के बाद भी हर स्टेक होल्डर के साथ विस्तार से चर्चा करती है, उनको साथ लेकर के चलने का प्रयास करती है। बजट का मैक्सिमम आउटकम कैसे आए, बजट का इम्प्लीमेंटेशन तय समय सीमा के भीतर कैसे हो, जो लक्ष्य बजट में तय किए गए हैं उन्हें प्राप्त करने में ये वेबिनार एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है। आप भी जानते हैं कि मुझे हेड ऑफ द गवर्नमेंट के तौर पर काम करते हुए 20 साल से भी अधिक समय का अनुभव रहा है। इस अनुभव का एक निचोड़ ये भी है कि जब किसी नीतिगत निर्णय से सभी स्टेक होल्डर्स जुड़ते हैं तो रिजल्ट भी मनचाहा आता है, समय सीमा के भीतर आता है। हमने देखा है कि बीते कुछ दिनों में जो वेबिनार हुए उसमें हजारों लोग हमारे साथ जुड़े। दिन भर सब लोग मिलकर के बहुत ही गहन मंथन करते रहे और मैं कह सकता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव आए और आगे के लिए आए। जो बजट है उसी पर ध्यान केंद्रित किया और उसी में से कैसे आगे बढ़ा जाए, बहुत उत्तम सुझाव आए। अब आज हम देश के टूरिज्म सेक्टर के कायाकल्प के लिए ये बजट वेबिनार कर रहे हैं। साथियों, भारत में हमें टूरिज्म सेक्टर को नई ऊंचाई देने के लिए आउट ऑफ द बॉक्स सोचना होगा और लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके चलना होगा।
जब भी कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन को विकसित करने की बात आती है तो कुछ बातें बहुत महत्वपूर्ण होती है। जैसे उस स्थान का पोटेंशियल क्या है, ईज ऑफ ट्रैवल के लिए वहां की इंफ्रास्ट्रक्चर नीड क्या है, उसे कैसा पूरा करेंगे, इस पूरे टूरिस्ट डेस्टिनेशन को प्रमोशन के लिए हम और क्या क्या नए तरीके अपना सकते हैं। इन सारे सवालों का जवाब आपको भविष्य का रोड मैप बनाने में बहुत मदद करेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल G20 विदेश मंत्रियों की बैठक का संबोधन करते हुए भारत की अगुवाई करते हुए कल प्रधानमंत्री G20 देशों के विदेश मंत्रियों का स्वागत करने पहुंचे। उन्होंने कहा कि ये बैठक एकता, एक उद्देश्य और कार्यवाही की एकता की जरूरतों को बल देती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज की आपकी बैठक आम और ठोस उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक साथ आने की भावना को दर्शाती है। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ग्लोबल साउथ की आवाज है। G20 देशों के विदेश मंत्रियों को बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम सबको ये स्वीकार करना होगा कि बहुपक्षवाद आज संकट में है। इसके बाद शाम को प्रधानमंत्री मोदी ने रायसीना हिल्स के 3 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। आपको यहाँ बताते चले कि 3 दिन तक चलने वाले इस विशाल सम्मेलन में 100 से ज्यादा देशों की सहभागिता और 2500 से ज्यादा डेलीगेट्स हिस्सा लेने वाले हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कल कैसे G20 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी जो डेलीगेट्स हमारे देश आया है उसे उन्होंने संबोधित किया। एक बार सुनिएगा क्या कुछ हुआ है। We must all acknowledge that multilateralism is in crisis today. The architecture of global governance created after the Second World War was to serve 2 functions. First, to prevent future wars by balancing competing interests. Second, to foster international cooperation on issues of common interests. The experience of the last few years, financial crisis, climate change, pandemic, terrorism, and wars clearly shows that global governance has failed in both its mandates. We must also admit that the tragic consequences of this failure are being faced most of all by the developing countries. After years of progress, we are at risk today of moving back on the sustainable development goals. ये तो G20 की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगुवाई करते आपको नजर आ रहे थे। अब बात दिल्ली की कर लेते हैं, जहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के मामले में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद पहली बार आए। दरअसल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज ओखला लैंडफिल साइट पहुंचे थे। इस मौके पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अगले साल दिसंबर तक दिल्ली लैंडफिल साइट मुक्त हो जाएगी। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने यहां तक कहा कि लगभग 26 साल पहले यहाँ कूड़ा आना शुरू हुआ था। अभी यहाँ 40 लाख मीट्रिक टन कूड़ा है। इसमें से 20 से लेकर 25 लाख मीट्रिक टन कूड़ा हटाया जा चुका है। केजरीवाल ने कहा कि हमारा टारगेट था कि अगले साल मई तक कूड़े के पहाड़ को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए, लेकिन कोशिश है कि अगले साल दिसंबर तक इसे हटा दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि एनसीडी का काम सुचारू रूप से चलेगा। जब तक नए प्लांट्स नहीं बनते तब तक गाजीपुर और भलसुआ में कूड़ा डाला जाएगा। इस कूड़े के पहाड़ को मई तक, बाकी दोनों पहाड़ों को अगले साल दिसंबर तक पूरी तरह से डिमोलिश कर दिया जाएगा।
अभी हम लोग ओखला लैंडफिल साइट पे खड़े हैं। हमारे पीछे ये इतना बड़ा कूड़े का पहाड़ है, आप लोग देख रहे हैं। और लगभग 26 साल पहले ये कूड़े का 26 साल से बन रहा है कूड़े का पहाड़। 26 साल पहले बनना शुरू हुआ था ये लैंडफिल साइट, जब से कूड़ा दिल्ली का यहाँ पे आना शुरू हुआ है। आज की डेट में इस पे लगभग 40 लाख मीट्रिक टन कूड़ा अभी बाकी है। 2019 से यहाँ पे कूड़ा उठना धीरे धीरे चालू हुआ था। अभी तक यहाँ से 20-25 लाख मीट्रिक टन कूड़ा हटाया जा चुका है, लेकिन 40 लाख मीट्रिक टन कूड़ा अभी बाकी है। इसका टारगेट तो है अगले साल मई तक इस कूड़े के पहाड़ को साफ़ कर दिया जाएगा। लेकिन सभी ऑफिसर्स और इंजीनियर्स लगे हुए हैं और उनका टारगेट है कि मई की बजाय इस साल दिसंबर तक हम कोशिश करके इस कूड़े के पहाड़ को साफ़ कर दें। यहाँ पे कूड़ा जो खोद के निकालने का, बायो माइनिंग जिसे कहते हैं, खोदने की कैपेसिटी तो बहुत है, 17,000 मीट्रिक टन की कैपेसिटी है। लेकिन यहाँ से खोद के कूड़ा बाहर डिस्पोज़ करने की कैपेसिटी अभी कम है। मतलब यहाँ से कूड़ा खोदेंगे तो उसको बाहर कहीं ना कहीं तो ले जाना पड़ेगा ना। तो 3 तरह के कूड़े होते हैं, एक CND वेस्ट कहते हैं, एक RDF कहते हैं और एक इनर्ट कहते हैं। तो अभी कूड़े को डिस्पोज़ करने की कैपेसिटी केवल 4-4.5 हज़ार टन की है, जिसकी वजह से अभी 17,000 टन कूड़ा हम लोग मैक्सिमम कैपेसिटी तक नहीं पहुँच पा रहे। अभी डेली 4-4.5 हज़ार मीट्रिक टन कूड़ा ही यहाँ से निकल के डिस्पोज़ हो पा रहा है। अभी सबने मुझे बताया गया कि 1 अप्रैल से हम इसको लगभग 10,000 मीट्रिक टन डेली का कूड़ा डिस्पोज़ कर पाएंगे। 1 अप्रैल को मैं फिर से आऊँगा यहाँ पे जायज़ा लेने के लिए, और उम्मीद है कि 1 जून से यहाँ पे हम लोग 15,000 मीट्रिक टन कूड़ा डेली डिस्पोज़ कर पाएंगे। अगर 15,000 मीट्रिक टन डेली डिस्पोज़ कर पाते हैं तो मुझे लगता है दिसंबर जनवरी तक हम अपना टारगेट, इस कूड़े को साफ़ करने का टारगेट हम लोग पूरा कर लेंगे और यहाँ पे आसपास के लोगों को भी यहाँ से निजात मिलेगी। यहाँ पे एक बार जब ये पूरा साफ़ हो जाएगा तो यहाँ पे प्लान है, एक तो यहाँ पे CND वेस्ट का बहुत बड़ा प्लांट, ब्रिक्स बनाने का प्लांट लगाया जाएगा, और दूसरा एक क्या प्लान था, बायोमेथिनेशन का प्लान, वो लगाया जाएगा, प्लांट लगाया जाएगा। तो इसी तरह से बाकी दोनों गाज़ीपुर और भलसवा में भी काम चल रहा है। वहाँ पे अगले 2-3 दिन में जब जाएंगे तो वहाँ का जायजा आप सब लोगों के सामने लेंगे। तो आम आदमी पार्टी की बात हो रही है और ऐसे में भगवंत मान की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो ऐसे में पंजाब को लेकर के बात कर लेते हैं। यहाँ पर पंजाब के प्रिंसिपल और टीचर्स का दूसरा बैच सिंगापुर ट्रेनिंग के लिए रवाना हो गया। सिंगापुर जा रहे टीचरों को शुभकामनाएं देने के लिए खुद मुख्यमंत्री भगवंत मान सेक्टर 26 पहुंचे। उन्होंने सारी टीम से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान ही टीचर्स ने बताया कि उनकी सिलेक्शन किस प्रक्रिया से हुई है। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई है कि ये प्रोग्राम काफी अच्छा रहेगा, टीचर्स को काफी कुछ सीखने को भी मिलेगा। मुख्यमंत्री मान ने बताया कि जो भी टीचर्स सिंगापुर भेजे जा रहे हैं उनको चुनने के लिए बाकायदा एक कमेटी बनाई जाए। कमेटी में 5 मेंबर्स हो। टीचर्स को चुनने के लिए मानक रखे गए हैं। इसके अलावा स्टेट और नेशनल अवार्ड प्राप्त करने वाले टीचर्स भी इसमें शामिल रहते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सारी प्रक्रिया पारदर्शी होगी। इस मौके पर शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस भी मौजूद थे। ਅੱਜ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗਰੰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲੂਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲੂਗੀ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ अपडेट करांगे, बदलांगे। उसे कड़ी दे विच अज जिहड़ा प्रिंसीपल्स दा दूजा बैच 30 प्रिंसीपल्स दा दूजा बैच अज सिंगापुर लई रवाना होया। नैशनल अकैडमी सिंगापुर दे विच इन्हां ने 4 मार्च तो लैके 11 मार्च तक ट्रेन सैशन है। 11 मार्च नूं वापस आ जाए। ते मैं मिलिया सारे प्रिंसीपल्स नूं, बहुत ही इंटैलीजेंट ने और जिहड़ा इन्हां नूं चुनने का क्राइटेरिया बहुत पारदर्शी है। एक 5 मैंबरी कमेटी है। टीचर का पढ़ाउण दा
एक्सपीरियंस, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸਟੇਟ ਅਵਾਰਡੀ ਟੀਚਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਚੋਂ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਪਈ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ 3-4 ਬਰੀਕ ਝਾਰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਰੈਜ਼ਮੇ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਮੇਟੀ ਫਿਰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਚ ਕੀਤਾ, ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਇਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਜਾਂ ਆਪਦੀ ਬਾਰੀ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਲੌਬਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇੱਥੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੌਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ, ਤੇ ਜੇ जड़ा ची सिਉਂਕ लाती फिर दरख्त के जड़ा बधू फुलूगा। सो अब चलिए आगे बढ़ेंगे। आपको बात पंजाब की कर लेते हैं। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान गुरुवार को दिल्ली में थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की। राज्य की कानून व्यवस्था पर उनके साथ चर्चा भी उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य की सुरक्षा एजेंसियां कानून व्यवस्था से जुड़े सभी मुद्दों से निपटने के लिए मिलकर काम करेंगी। आपको यहाँ तस्वीरों में देखकर लग भी रहा होगा कि कैसे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात हो रही है। आपको बता दें कि सुरक्षा ग्रिड को मजबूत करने के लिए सीआरपीएफ और इसकी विशेष दंगारोधी इकाई के लगभग 1900 जवानों को पंजाब भेजा जा रहा है। सूत्रों ने जानकारी दी है कि इन कंपनियों को 6 से लेकर 16 मार्च तक पंजाब में तैनाती का काम भी दिया गया। वहीं राज्य और केंद्र के बीच परामर्श के बाद इनकी तैनाती की अवधि बढ़ाई जा सकती है। ये भी बता दिया गया कि कंपनी 8 से लेकर 10 मार्च तक मनाए जाने वाले 3 दिवसीय सिख त्योहार होला मोहल्ला के दौरान सुरक्षा ड्यूटी में पंजाब पुलिस की सहायता करेंगी। सूत्रों की माने तो कानून और व्यवस्था के मुद्दे पर बातचीत के दौरान मान ने अजनाला घटना से जुड़ी परिस्थितियों के बारे में शाह से बातचीत की है और साथ ही अमृतसर के अजनाला में 23 फरवरी को खालिस्तान से सहानुभूति रखने वाले अमृतपाल सिंह और उसके समर्थक अपने एक साथी की रिहाई के लिए एक थाने में पुलिसकर्मियों के साथ उलझ भी गए थे। उसकी भी पूरी जानकारी उन्होंने दी है। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह से उनकी काफी लंबी चौड़ी बातचीत भी हुई है। अब बात उस राज्य की कर लेते हैं जहां कल ही चुनाव के नतीजे आए हैं। आप समझ गए होंगे कि हम बात पूर्वोत्तर की कर रहे हैं। जी हाँ, बात मेघालय की। यहाँ पर मुख्यमंत्री कोनराड संगमा राज्यपाल फागू चौहान से मिलने उनके आवास पहुंच गए। राज्यपाल से मुलाकात करके कोनराड संगमा ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा भी दिया। साथ ही हम आपको बता दें कि इसके साथ ही कोनराड संगमा ने राज्यपाल से राज्य में नई सरकार बनाने का दावा भी पेश किया है। राज्यपाल से मुलाकात से कोनराड संगमा ने कहा कि बीजेपी और अन्य पार्टियों ने हमें अपना समर्थन दिया है। उन्होंने कहा कि हमने गृह मंत्री और साथ ही प्रधानमंत्री से शपथ समारोह में शामिल होने के लिए अनुरोध भी किया। पीएमओ से इसकी पुष्टि करने का इंतजार भी किया। अगर प्रधानमंत्री समारोह में शामिल होंगे तो उसके मुताबिक कार्यक्रम की तारीख तय भी होगी। आपको बताते चलें कि 2 मार्च को पूर्वोत्तर के 3 राज्य मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड के चुनाव के नतीजे आए, जिसमें नागालैंड में बीजेपी को जीत हासिल हुई, जबकि मेघालय में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। लेकिन कल शाम ही कोनराड संगमा की गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत हुई और उसके बाद ये फैसला लिया गया है कि कोनराड संगमा की पार्टी बीजेपी को अपना समर्थन भी देगी। और इस पर हम आपको बता दें कि बीजेपी ने एनपीपी को समर्थन देने का फैसला भी किया है। अब आगे बात हम कर लेते हैं चुनावी राज्य की, जो कि त्रिपुरा है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक शाह ने भी राज्यपाल से मुलाकात करके उनको अपना इस्तीफा सौंपा। राज्यपाल से मुलाकात के बाद माणिक शाह ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है, लेकिन राज्यपाल उन्होंने कहा कि जब तक नई सरकार नहीं बनती तब तक मैं काम करूंगा। और साथ ही क्या कुछ माणिक शाह ने कहा, एक बार आपको सुना भी देते हैं। नहीं, गवर्नर साहब के यहाँ आज आए हम लोग और ये हमारा ट्रेडिशन रहा। इलेक्शन रिजल्ट के बाद यूजुअली टेंडर आवर रेजिग्नेशन, माय रेजिग्नेशन आई हैव सबमिटेड। तो लेकिन गवर्नर साहब ने मुझे कहा कि जब तक न्यू गवर्नमेंट ना फॉर्म हो तब तक आप काम चलाइए। हाँ, तो ये तो केयर टेकर मिनिस्ट्री जिस तरह होता है, केयर टेकर मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, उस तरह हम
उन्होंने मेरा ऊपर दायित्व दिया। तो रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा और साथ ही आपका फेवरेट प्रोग्राम मिस्टर चीफ मिनिस्टर देखना न भूलें और साथ ही देखना न भूलें न्यूज इंडिया 24/7 हर पल अपडेटेड खबरों के लिए।